चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। एक बार मैं बता दूं फिर से, थोड़ा सा जो नहीं आए थे उनके लिए। जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा अपना, वो क्या बनेगा? व्हाट इज रिसोर्स, डिफाइन रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। संसाधन क्या है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। यानी संसाधन क्या है? संसाधन वह है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो, जो हमारी बेसिक जो नीड है उन्हें पूरा कर सके, सेटिस्फाई कर सके, बशर्ते क्या हो? टेक्नोलॉजिकली क्या हो? एक्सेसिबल हो, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हो हमारे पास जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी कि आर्थिक रूप से भी उसे हम क्या कर सकें? प्राप्त कर सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि किसी भी तरह के जो कल्चर में उसे एक्सेप्ट किया जाए। जिसका एग्जाम्पल क्या बताया था? जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ भी रिसोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि पेड़ों को काट के हम उन्हें क्या करें? यूज़ कर लें, ठीक है? क्योंकि कल्चर अपना क्या परमिशन नहीं देता, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जानवर भी नहीं खाते अपन तो बहुत सारे, जैसे नॉनवेज खाते हैं कुछ लोग, जो जानवर हैं वो भी रिसोर्स हैं। वाइल्ड लाइफ में पढ़ा था कल, वाइल्ड लाइफ भी क्या रिसोर्स है, और बहुत से लोग जानवरों को खाते हैं। पर बहुत सी जगह कल्चर में क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन खाते हैं। तो यही है इस टर्म का मतलब, क्या है ये मतलब है इसका। अब देखिए अपन ने क्या कि क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या बनेगा? वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। 4 आधार थे जिन पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक, अबायोटिक, इनके बारे में अब ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा जान लो बस। बायोटिक में क्या है? लिविंग बींग्स, अबायोटिक में नॉन लिविंग बींग्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एक जो खत्म हो सकते हैं, दूसरे जो खत्म नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि जिनका मालिक कौन है, इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल, यानी कि कोई अपना कोई पर्सनल व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है वो। कम्युनिटी, यानी किसी जाति विशेष की कोई प्रॉपर्टी है वो। नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कोई किसी देश का कोई रिसोर्स है वो। और इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन है वो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उनका विकास किस तरह कर दिया गया है संसाधनों का, उस आधार पर। पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक रिजर्व। पोटेंशियल यानी भरा रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ है क्षमता पर अपन निकाल नहीं रहे हैं, कोई भी संसाधन है। डेवलप्ड स्टॉक, सब बढ़िया है, निकाल भी रहे हैं, मस्त यूज कर रहे हैं, कोई संसाधन मिल गया उसका। रिजर्व सिर्फ भर के रख दिया है, यूज नहीं कर रहे हैं, निकाल भी सकते हैं अपन उसको, बस निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है? सारी व्यवस्था तैयार है, जब जरूरत लगेगी तब निकाल लेंगे, ये रिजर्व है, ठीक है? जो नीचे चार्ट दिया है इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस एग्जाम्पल कर लेना और थोड़े बहुत टाइप याद रख लेना कि रिसोर्स का टाइप होते हैं नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल वाले में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन वाले में नहीं पूछा जाता, बस रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल याद रख लेना। रिन्यूएबल में क्या आएगा अपना भी वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह, और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल वगैरह। इसके अलावा ठीक है और कुछ नहीं आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ माइनिंग, यानी कि खदान से जो माल निकाला जाता है, जो अपन माइनिंग करते हैं, उसके क्या नुकसान है, ये पढ़े थे। ध्यान देना है, सही क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखो आंसर तुम याद कर रही हो, आंसर कर भी लेगा बच्चा, पर मेन दिक्कत कहाँ आएगी, उसे क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं है कि यही पूछ ले कि डिसएडवांटेजेस ऑफ माइनिंग, कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। अगर तुम्हें वो पकड़ में आ गया कि पूछ क्या रहा है, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे सोशल में, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं थोड़ा ही डिसएडवांटेजेस वाला पॉइंट समझा दूं, कल बताया था मैंने। डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट में क्या था कि माइनिंग से क्या होता है, किसी तो सबसे पहली बात तो किसी भी लालची व्यक्ति की पूर्ति करने के लिए अपन रिसोर्सेज को नहीं छोड़ सकते हैं, और ना किसी के लालच के लिए पूरी तरह से रिसोर्स उपलब्ध किए जा सकते हैं। किसी के पेट तो नहीं भर सकते ना अनलिमिटेड, भैया के भर लो, आदमी को तो और भूख लगती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, इससे क्या होता है कि जब अपन किसी चुनिंदा हाथों में क्या देते हैं, रिसोर्सेज की माइनिंग दे देते हैं, तो इससे अमीर और गरीब का फर्क होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अपन देखें पूरे देश भर में कुछ 5-10 ही ऐसे ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग निकाल के सोना चांदी और जो भी कोयला, वो पेट्रोलियम है, वो लोग अमीर होते जा रहे हैं। उनके मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें वही मजदूरी मिलती है नॉर्मल। तो अमीर गरीब का फासला बढ़ता जा रहा है, ये दिक्कत है। सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है, इस तीसरे वाले को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें खुद में 3 पॉइंट दिए हैं। इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन से रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा उत्खनन हो रहा है, इससे क्या दिक्कत आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जो ओजोन लेयर है उसका क्षरण हो रहा है, ओजोन परत सुनिए उसका, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भू निम्नीकरण हो रहा है। भू निम्नीकरण होता है जमीन का खराब होना, अब उस पर फसल नहीं उगेगी ऐसी जमीन हो जाना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मालूम होने चाहिए कि माइनिंग से क्या क्या नुकसान है, क्या दिक्कतें हैं। लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार मैं हिंदी में समझा दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, लेकिन कैसा, जो कि नुकसान ना करके हो, किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी चीज हमें ध्यान देना है कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी क्या रिसोर्सेस अपन को छोड़ के रखने हैं। ये 2 पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा अपना। इसे तुम्हें हिंदी में और इंग्लिश में अपना अपना याद करना है। सुना, इसके बाद अपनी दूसरी चीज थी रियो द जेनेरो अर्थ समिट 1992। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो द जेनेरो में, जो कि है ब्राजील में, ठीक है। 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख जो थे, हेड थे, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने क्या करा था, अपने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की थी। मतलब अपने देश में जाओ, विकास करो, गरीबी हटाओ, जो पर्यावरण है, प्रदूषण है, इन सबसे निपटारा पाओ, ये सब करा था। और यहीं पर एक चीज तय की गई थी जिसका नाम था एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 में 2 चीजें थी। एजेंडा 21 पहला कि तुम्हारे पास 21 पॉइंट दिए थे, उसी रियो द जेनेरो की समिट में, पृथ्वी सम्मेलन में 21 पॉइंट दिए थे कि ये अपने अपने देश में जाके लागू कराना, अपने आगे पार्लियामेंट से जाके पहले लॉ पास कराना, तब इसे लागू करना। और एक पॉइंट ये भी था कि आप लोग अपने देश में जाके खुद का एजेंडा 21 भी बनाओगे। क्यों? क्योंकि सबका देश अलग अलग है, सबकी यहाँ जरूरतें अलग अलग है, वो सबके लिए नियम बना नहीं सकते, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, तो लास्ट में लाइन लिखिए, दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी कि हर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपने यहाँ जाके घर पे जाके क्या करेगी, एजेंडा 21 बनाएगी खुद का। इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, संसाधन नियोजन, प्लानिंग। तो प्लानिंग में पहले मैंने थोड़ा सा समझाया था कि प्लानिंग, व्हाई डू वी नेसेसरी रिसोर्स प्लानिंग, मतलब हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है क्यों, किसको ये चीज ध्यान है, हिंदी में नॉर्मल किसको ये ध्यान है कि संसाधन नियोजन जरूरत क्यों। हाँ, तुमने क्या बोला था, हाँ ठीक है, और ओजोन परत को बचाने के लिए, हाँ चलो कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी तो बताई थी 1-2 चीजें, वो आ गया एनवायरनमेंट में। देखो एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि जो अपना इंडिया है, इतना बड़ा देश है, इसमें रिसोर्सेज पूरे देश में एक समान लेवल पे नहीं बटे हुए हैं। जमीन के अंदर जो रिसोर्सेज है वो कहीं पर कोई सा रिसोर्स है, कहीं कोयले की खदानें हैं, कहीं तांबे की खदानें हैं, सिल्वर वगैरह, ये सारे ही अपने क्या है, माइनिंग की जाती है, अलग अलग जगह पर ये पाए जाते हैं, सभी एक ही जगह तो नहीं है। या ऐसा हो कि पूरे भारत भर में सब लेवल बराबर है, पूरे भारत में सोने की खदानें हैं, चाहे कहीं भी खोद दो सोने ही निकलेगा, या कहीं भी खोद दो कोयले ही निकलेगा, ऐसा तो है नहीं है। साउथ में चले जाओ तो जो बीच वाला साइड है, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर तुम्हें मछली वगैरह मिल जाएंगी, जंगली जानवर मिल जाएंगे जिन्हें लोग खाते जाते हैं, तो वो भी रिसोर्स है एक तरह का। पर वो क्या नॉर्थ में मिलेंगे, क्या नॉर्दर्न इंडिया जो उसमें मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, वहाँ पानी नहीं है, नदी वदी मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल जो सी वाले हैं, समुद्र वाले, वो तो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अनइवन प्रोसेस है पूरी, क्या मतलब असमान रूप से बटे हुए हैं, सारे संसाधन बराबर रूप से नहीं बटे हुए, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहीं जंगल बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं पेड़ पौधे सूखे डले हैं, जैसे राजस्थान में पूरा डेजर्ट है, और मेघालय साइड चले जाओ पेड़ पौधे बहुत हैं, साउथ में चले जाओ केरल साइड पेड़ पौधे बहुत हैं, नॉर्थ में चले जाओ बर्फ़ वगैरह मिल जाएगी आपको, हिमालयन रीजन में चले जाओ पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस तरह से अलग अलग पूरा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग तरह की वहाँ पर क्या है, ज़मीन बटी हुई है, अलग अलग तरह से रिसोर्स अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर किताब से देखें भी अपन तो क्या मिलेगा, जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, इनमें कोयला और इसके अलावा जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या क्या जो रिसोर्स ज़्यादा पाया जाता है,
वाटर रिसोर्स, जल संसाधन बहुत है, पर यहाँ पर कम क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है, इतना विकास नहीं हो पाया। अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट में है भारत का, अपन ये वाला हिस्सा देखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे करके कट लगा रहता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर बोलते हैं इन्हें, उधर क्या है ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि वो इंडिया से थोड़ा अलग से हटके है, वहाँ सही से आना जाना नहीं हो पाता इंडिया का, और पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, तो वहाँ डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो रिसोर्स है भी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया उसका। राजस्थान में मैंने बताया होगा सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि वहाँ से हवाएं बहुत चलती हैं, तो गर्म रहता है, जो पूरा टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा रहता है, और गर्म टेम्परेचर पे क्या होता है, ठंडे वाले से हवाएं आती हैं, हवाएं आएंगी तो अपन विंड मिल जो होती है वो चला सकते हैं हवाओं के ज़रिए, तो उससे बिजली बन सकती है, तो रिसोर्स वहाँ पर मौजूद है इसी तरह से, लेकिन और कहीं नहीं है, वहाँ पर है, और जरूरी नहीं सब जगह हो। तो इसलिए हमें क्या है, ज़रूरत है कि रिसोर्स प्लानिंग करने की पूरे भारत के लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि रिसोर्स कब कहाँ से निकाला जाए, कौन निकालेगा, कहाँ भेजा जाएगा, कौन कैसे उसको यूज़ करेगा, सब कुछ इसलिए ज़रूरत है हमें। ये पूरा समझ में आया? इस क्वेश्चन में या इस हेडिंग में यही आंसर है तुम्हारा कि वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, ये लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये बताना भी पड़ेगा कि भैया देखो सब जगह बराबर रूप से नहीं बटा हुआ है रिसोर्स, जैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कोयले की खदान है तो कहीं और चले जाओ वहाँ नहीं है, यूपी में चले जाओ तो नहीं मिलेगी कोयले की खदान, ठीक है। वाटर रिसोर्स अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन यहाँ पर नहीं है कहीं और, इस तरह से बताना पड़ेगा। अब आज अपना चालू होगा जो कल के बाद से जो नया टॉपिक चालू होगा जिसका नाम क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में संसाधन नियोजन। अभी तक पढ़ लिया अपन ने क्या कि क्यों आवश्यक है, व्हाई डू वी नीड। अब अपन पढ़ेंगे होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते सुनते रिवाइज करते चलोगे तो सोशल में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। कुछ पॉइंट हैं इन्हें याद रखना, जहाँ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को याद जरूर करते आना। याद मतलब वो रटने वाला याद, जैसे अभी बताया इससे पहले रिसोर्स प्लानिंग वाला उसको समझना ही है, ठीक है। उसका प्रॉपर आंसर मैं दूंगा क्योंकि इसमें से काटना पड़ेगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ये याद नहीं करना इतना बड़ा, ठीक है ना। ये एजेंडा 21 पूरा पूरा याद करना, ना अर्थ समिट पूरी याद करनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा याद करना। और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो लिखा है इसमें कुछ 2-3 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट याद करने हैं जैसे कि तैसे। पूरे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में 3 पॉइंट है, 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों जैसे कि तैसे याद करने हैं, समझा मैं दूंगा उसकी चिंता मत करो। पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब सबसे पहले हमें पता लगाना है पूरे भारतभर में, अभी अपन भारत की बात करेंगे, ठीक है, पूरे भारतभर में अपने पूरे देश में पता लगाना है कि किस जगह पे कौन सा संसाधन कौन सा रिसोर्स मौजूद है। पता तो लगे, पहले ढूंढने जाएंगे, टीम जाएगी पूरी चेक करने के लिए कि भैया कहाँ पर कौन सा रिसोर्स मौजूद है। देखें भैया कोयला कहाँ पर है, जल संसाधन कहाँ पर है, मैग्नीज कहाँ पर है, जो माइका होता है, एक माइका MIC अभ्रक बोलते हैं इसे हिंदी में, ये भी एक तरह का मेटल है, ये कहाँ पर है, ग्रेफाइट होते हैं, कोल है, डायमंड है, ये सारी चीज़ें, कॉपर है, कहाँ पर है ये पता लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। इसमें क्या क्या होता है, सर्वे करना, सर्वे सुना है, सर्वे समझते हो, वो घर पे आते हैं लोग बाग रेस्ट लेके, आपके घर में कितने लोग हैं कि कोई नहीं है, आपके कितने बच्चे हैं कि 4, क्या होता है, सर्वे होता है, पता लगाया जाएगा कहाँ पर कौन सा रिसोर्स कितनी क्या मात्रा में। दूसरी चीज़ मैपिंग होती है, मैप पे दर्शाया जाएगा, वो भैया अपना लेके जाएगा मैप, उसको बता दे तो यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये है, निशान बना लेंगे अपने आप, यहाँ से इतने में ये चीज़ फैला हुआ है, चेक कर लेते, सेंसर मशीनें सब रहती हैं उनके पास। दूसरा पता लगाएंगे क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी किस प्रकार की है उस रिसोर्स की, और क्वांटिटी कितनी है। अब इसको समझो, होता क्या है, जैसे कोयले का एग्जांपल लें अपन, कोल का, तो कोल होता है 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सारे कैटेगरी वाइज हैं। मतलब ये समझ लो जो एंथ्रेसाइट होता है ना, उसको बेस्ट टाइप का कोल बोला जाता है, इसमें 90 to 95% कार्बन होता है, तो मतलब जो इसमें से जलाने पर ज़्यादा धुआं रेख वगैरह नहीं होगी, पूरा टोटल जल जाता है।
और अच्छी एनर्जी देता है, आग बाग अच्छी देगा, हीट अच्छी देगा। फिर आता है बिटुमिनस, थोड़ा सा बेकार, ठीक है, इसमें मान लो 70 to 80% कार्बन है। फिर आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट में होगा भी तो 60% के आसपास, 60 से 70 के पास उसमें क्या होगा, कार्बन होगा। फिर आता है पीट, पीट होगा 30-40% कार्बन वाला। तो जहाँ ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है वहाँ पीट को जला देते हैं, ठीक है। कोई सस्ता पड़ता है, बेकार सा है वो, तो बहुत मात्रा में मिल जाता है कहीं भी। जो क्वालिटी महंगी है एंथ्रेसाइट, वो अच्छा वाला कोयला है, महंगा आता है। तो ये भी चेक करते हैं कि भैया जहाँ पर तुमने चेक तो कर लिया कि कोयला है ज़मीन के नीचे, कोयले की क्या होती है, परतें होती हैं, लेयर होती है, इतनी मोटी परत, इतनी मोटी परत, इस पूरे मकान जितनी बड़ी परत, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, वो लोग बताएंगे इतनी मोटी परत है भैया। और कितनी दूर तक है कि 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरे में इतनी मोटी कोयले की परत है, हमने देखी है, ठीक है। तो वो पूछेंगे आप इसका ये बताओ क्वालिटी कौन सी है, तो क्वालिटी कह रहे हैं कि पीट है, पीट मतलब सबसे बेकार वाली। फिर उन्होंने क्या करा, एक और जगह गए, वहाँ पे जाके पता लगाया, उन्होंने बोला इतनी पतली परत है, 2-4 मतलब 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की कुछ परत है, लेयर है, पर बोल रहे हैं कि एंथ्रेसाइट की है और है 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। स्क्वायर किलोमीटर समझते हो ना, पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है, या फिर जिसको जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से वहाँ पर भेज दिया जाएगा। किसी को चाहिए बेकार वाला कोयला ही, जैसे मान लो क्या होता है, आयरन और स्टील की फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ लोहा बनाया जाता है, लोहा बनता तो नहीं, खैर लोहे से स्टील बनाया जाता है या लोहे के और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लोहा खदान से ला के उसको पिघलाया जाता है, तो उसको पिघलाने के लिए क्या करते हैं, पीट वाला जो कोयला होता है ना, बेकार वाला, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। सस्ता आ जाता है, भर दो, पटक दो और जला दो। तुम्हें तो बस कोयला पिघलाना है ना, कैसे भी पिघले, तुम्हें तो हीट चाहिए, तुम्हें क्या करोगे, अच्छे वाले कोयले का, अच्छा वाला यूज़ हुआ कहीं, प्रेस होती, प्रेस, उसमें लोग वहाँ यूज़ करते हैं, शायद उसमें शायद अच्छा वाला करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ अच्छा वाला कोयला यूज़ होता है, प्रॉपर वो ब्लैक होता है, एकदम अलग से आता है जो मार्केट में मिलता है थोड़ा सा। तो ये है दूसरा, क्वांटिटी और एक क्वालिटी। अपन क्या देखेंगे, गुणवत्ता देखेंगे और उसकी क्षमता देखेंगे कितनी मात्रा में है, मात्रा देखेंगे। दो हो गई, ये मैपिंग वगैरह हो गई। एस्टिमेशन, हाँ ठीक है, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, मेजरमेंट करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, कितनी मात्रा में है, इतनी दूर तक है, कितनी दूर तक है। ये पहला पॉइंट है, इसको जैसा का तैसा याद करना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो तुम्हारा शॉर्ट में आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, पर इस चैप्टर से शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, पर याद तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट तो लिखना पड़ सकता है ना। एक पॉइंट पूछ लिया जाए वेरी शॉर्ट में, एक तो लिख दोगे, जरूरी थोड़ी तीनों। सोशल में ये चीज़ मैं देखो हमेशा समझाते आया हूँ तुम्हें, तुम लॉन्ग का आंसर याद करो और उसी में से काट के शॉर्ट का और वेरी शॉर्ट का लिख सकते हो, बताया ना, तो सब कुछ याद करना। दूसरा पॉइंट, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोप्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब क्या करेंगे भैया, पता चल गया कहाँ पर कितने रिसोर्स हैं, कौन सी ज़मीन में क्या दफन है, सब पता चल गया तुम्हें, यहाँ ये है, यहाँ ये है, इतनी इतनी मात्रा में है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी बेकार है। फिर क्या करोगे, फिर तुम्हारा काम है कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा इस माल को निकालने के लिए। फैक्ट्री लगाओ, प्लान बनाओ, योजना बनाओ, स्किल करो, मतलब स्किल वाले जो लोग हैं उन्हें ढूंढो, मशीनें लाओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ। ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे तेल है, मशीन लगेगी निकालने के लिए, उसको लाने के लिए फिर ऊपर ला के फैक्ट्री लगानी पड़ेगी जिसमें ऑयल रिफाइन होगा, शुद्धिकरण होता है उसका, तेल जो निकलता है नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल, उससे फिर अलग अलग चीज़ें बनती हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए तुम्हें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मशीनें लगानी पड़ेंगी, जो लेबर है वो लानी पड़ेगी, और इंजीनियर लाने पड़ेंगे जिन्हें स्किल है, जो थोड़ा कुछ जानते हैं, जो कर पाएंगे, तभी वो अपना काम हो पाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और ये जो कानून, जो अपन नियम बना रहे हैं, ये ऐसे बनाए जो भारत देश में चल रहे पहले के नियमों से मैच हो जाए। किस तरह से, भारत सरकार कोई नियम कानून लाई है कि सबको, जैसे मान लो अभी तक क्या होता था, कुछ समय पहले तक कैरोसिन घरों पे दिया जाता था, कंट्रोल होती थी, कंट्रोल है ना, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर कंट्रोल पे राशन वगैरह मिलता है। कुछ समय पहले तक क्या था कि वहाँ पर कैरोसिन मिलता था, मिट्टी का तेल बोलते हैं अपन जैसे, ठीक है। क्या था लास्ट पॉइंट, ये था कि जो सरकार पहले से नियम चला रही है, तुम भी कुछ इसी तरह के नियम बनाओ जिससे
वो नियम और ये नियम दोनों मैच हो जाएं। क्या? वही जो पेट्रोल वाला था कि घर घर पेट्रोल बांटी जाएगी, या कंट्रोल पे पेट्रोल नहीं, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ठीक है, ये बांटा जाएगा। तो मान लो कहीं पर मिला ये, तो वो इस तरह से उसे एक्सट्रैक्ट करें कि जनता तक वो पहुंचाया जा सके, इस मात्रा में निकालें, वहाँ से थोड़ा बहुत ना निकालें, क्योंकि सरकार का पहले से नियम चल रहा है ना कि जनता तक पहुंचानी है। तुमने ढूंढ लिया केरोसिन और निकाल नहीं रहे हो, बैठे हो, क्रूड ऑयल रखा है कहीं पर कच्चा तेल और बैठे हो आराम से, तो ऐसा नहीं करना है, उसे निकालो, रिफाइन करो और सरकार तक पहुंचाओ। ये काम किसका है? जो अथॉरिटी रहती है उसका काम है, ठीक है। टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को बचाना है। यूज कर लिया, नुकसान कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, खर्च कर दिए, निकाल लिए, ढूंढ लिए, अभी मिल गए थे अपन को, खर्च भी कर चुके अपन, डिसएडवांटेज पढ़ ही लिए थे, माइनिंग के नुकसान पढ़ लिए थे। अब अपन को चेक क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधनों को बचाने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले तो एक गांधी जी का स्टेटमेंट है, उसे याद रख लेना, वन लाइनर की तरह ओटी में। उन्होंने एक बात बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब इस धरती पर सबकी जरूरतों के लिए तो काफी पर्याप्त मात्रा में क्या है? संसाधन मौजूद है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए भी उसके लालच के लिए इतना संसाधन मौजूद नहीं है। मतलब भारत, अपनी इस पूरी दुनिया में इतने संसाधन मौजूद हैं कि सबका पेट भर सके, नॉर्मली सबका काम चल जाए, इतना संसाधन है यहाँ पर धरती पर अगर कोई लालच करे भैया कि मुझे बहुत सारे चाहिए, पेट्रोल का कुआं कहीं मिल गया उसने कि मेरे नाम हो जाए, पूरी जिंदगी भर पेट्रोल बेचूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा, इस तरह से, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो गांधी जी ने इसका मना करा था, इसका विरोध करा था कि भैया इस तरह से किसी के लालच के लिए संसाधन नहीं है। फिर तो वो एक व्यक्ति का होकर रह जाएगा और दूसरे व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा तो वो उल्टे सीधे पैसों में, दावों में पहुंचेगा। और गांधी जी का कहना क्या था? सुनो, गांधी जी का एक और विचार था, उनका मानना था कि जो प्रोडक्शन होता है बड़ी मात्रा में, जिसे अपन बोलते हैं मास प्रोडक्शन, ये अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना। फैक्ट्रियों में होता है कैसे? किसी ने फैक्ट्री सुनी हो या देखी हो, क्या होता है फैक्ट्रियों में? बेल्ट होते हैं जो चलते हैं ऐसे गोल गोल उस पर, और उन पर सामान बना हुआ चलता है, सामने लोग खड़े रहते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा काम रहता है। किसी का थोड़ा सा काम है, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री है तो वो एक एक बिस्किट ऐसे कलेक्ट करके किसी में रखते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, वो चलती जाती लाइन। दूसरा पैक करता है, पैक करता है, पैक करता है, तीसरा उसको डिब्बे में रखता है, ऐसा होता है। ये क्या है? यही है मास प्रोडक्शन। बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है और मशीन इकट्ठे पूरे इतने सारे बिस्किट बना देती है एक ही बार में। तुमने आटा वाटा डाला, जो भी उनने पड़ा उसमें अंदर मशीनों घुमा करा, छाप दिए, पूरे इकट्ठे इतने सारे बिस्किट बन गए। ये क्या है? मास प्रोडक्शन है। हाथों से इतने बन पाते क्या एक बार में? धीरे धीरे बनाते ऐसे ऐसे हाथों से। मान लो लकड़ी का गट्ठा भी आता है, उससे भी कितने बना पाते? 10-20 बना पाते एक बार में। पर ये क्या है? मास प्रोडक्शन है। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी को क्या चाहिए था? गांधी जी चाह रहे थे मास प्रोडक्शन हट जाए, क्या आ जाए? प्रोडक्शन बाय मासेस। ऐसा मानना था क्या गांधी जी का? प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि ज्यादातर लोग इस फील्ड में आ जाएं जो उत्पादन करना चालू कर दें। अभी ये बताओ किस किस के घर पे कुछ ना कुछ माल बनता है? हर किसी के यहाँ नहीं बनता, ठीक है। कोई बड़ा प्रोडक्ट अगर है मार्केट में, सबके यहाँ तो नहीं बनता। अपन सब तो क्या है? कंज्यूमर है, अपन ले खरीद के आते हैं ज्यादातर सामान। पर गांधी जी का मानना था ऐसा नहीं होना चाहिए। वही 2-4 लोग सारी चीजें, कंपनियां चला रहे हैं। वही अपन ने अंबानी वगैरह का नाम सुना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां सब उनके नाम पे हैं। तो गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि सबको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करना ही चाहिए। समझे ना ये दोनों चीजें? अरे मास प्रोडक्शन यानी कि किसी एक ही व्यक्ति के पास पूरे देश की पूर्ति करने के लिए अथॉरिटी दे दी है। तो मैं मान लो कुछ सामान चाहिए, जैसे मान लो अपन को घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, या फिर ये लोहे की चीजें चाहिए जिसमें तुम गेट वेट बनवाओ, सरिया लगता है घर बनवाने के लिए। तो अपन देखेंगे कि इससे फील्ड में, मार्केट में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और माल भेज रहे हैं। मास प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाए? प्रोडक्शन किया जाए। गांधी जी इसके खिलाफ थे क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों पर ही पावर है। वो उनका क्या कहना था? सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि ज्यादा लोग उसका क्या करें? प्रोडक्शन करना चालू कर दें। हर घर में कुछ ना कुछ चीज बन रही हो। जैसे पहले खेती होती थी, घर में खेती होती थी। ये क्या है? मासेस बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय मासेस ही है ये। मतलब
पूरे किसी गांव में चले जाओ, हर घर में खेती हो रही है, कहीं भी चले जाओ, हर घर में खेत होते ही थे, प्रोडक्शन हो रहा है ज़्यादा बड़ी मात्रा में, तो कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कल को कोई रेट नहीं बढ़ा पाएगा, झट से महंगे कर दिए गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह, क्योंकि सब पे है पर्याप्त। तो गांधी जी का मानना ये था। और क्या है, कंजर्वेशन में एक दो पॉइंट और हैं। जो रिसोर्स जो है, कहीं भी संसाधन का अगर यूज़ करना है तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ क्या रहती है, विकास करने के लिए, किसी भी देश में विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। संसाधन तो लगेंगे। विकास क्या होता है, तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, स्कूल कॉलेज बनाने हैं, सड़क हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है, इन सब में क्या लगेगा, तुम्हारा रिसोर्स लगेगा। और विकास अगर करना है तो ये तो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं से खुद के निकालने पड़ेंगे। ब्रिज बनाओगे, आयरन लगेगा, लोहा लगेगा, कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगी, सारी चीज़ें लगेगी, तो कहीं ना कहीं से तो निकाल के लाना पड़ेगा। अब तुम्हें डेवलपमेंट अगर करना है तो ये काम तो करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ भी है, तो ये विकास ज़रूरी है, लोग आने जाने में दिक्कत नहीं आए, ट्रेन है, बस है, ये सारी सुविधाएं दे रही है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है और करना ज़रूरी है। पर यही पर दूसरा पॉइंट है कि इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इनका कहना है कि अंधाधुंध यूज नहीं होना चाहिए, अंधाधुंध दोहन नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तुमने बहुत बुरी मात्रा में पेड़ काट डाले, पूरे जंगल का जंगल साफ कर दिया, ये ओवर यूटिलाइजेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरेशनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, जितने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है तुमने उतना कर करके रख लिया अपने घर पे, बना के रख लिया या मंगा के रख लिया है, खरीद लिया है, ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स के मामले में ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पर्यावरण में दिक्कत आएगी। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक डैमेज होगा, मतलब सामाजिक रूप में से, आर्थिक रूप से क्या होगा, समाज में अंतर देखा जाएगा, वही गरीब गरीब होगा और अमीर अमीर होगा, फासला बढ़ जाएगा अमीरी और गरीबी में। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसे याद करना पड़ेगा ओटी के रूप में। एक बुक थी, बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसे सू मेकर ने लिखा था, सू माकर भी बोलते हैं, सू मेकर भी बोलते हैं, इसे याद रख लेना। एक और किताब थी आवर कॉमन फ्यूचर, ये दो किताबें हैं, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी थी, सू मेकर ने, सू मेकर बोलो, सू माकर बोलो, जो बोलना बोलो। अगला एक रिसोर्स पढ़ना है अपन को, लैंड रिसोर्स, यानी भू संसाधन या भूमि संसाधन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये जो पाई चार्ट है, इसकी मदद से सारे परसेंटेज याद कर लो, ये मैचिंग में आता है। प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज, पर्वत, पठार, मैदान भारत में कितने कितने प्रतिशत हैं। 43% यानी 43% प्लेन्स, 27% प्लेट्यूज, 30% माउंटेन्स यानी 30% पहाड़ है, 27% पठार है, 43% मैदानी क्षेत्र है। बता दूं थोड़ा थोड़ा सा, मैदानी क्षेत्र होता है समतल एरिया जो कि नदी के आसपास होता है, जिसकी हाइट समुद्री लेवल के बराबर होती है, लगभग सी लेवल से बराबर होती है। पठार क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं, ये नॉर्मली क्या होता है, ये इनसे ऊंचाई में थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, इनका हाइट क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, लेकिन इनकी जो चोटी है वो नहीं होती है, जो कि पहाड़ में जैसे चोटी होती है ना, पीक होती है, ऐसे पहाड़ इस तरह का होता है, इस तरह से इसमें नहीं होती प्लेट्यू में। प्लेट्यू कैसा होगा, ऊंचा तो होगा पर ऊपर से समतल होगा। मैदान बिल्कुल प्लेन, मैदान प्लेन, प्लेट्यू इस तरह से ऊंचा होगा लेकिन ऊपर से समतल होगा, और पहाड़ माउंटेन पूरा इस तरह से। ठीक है, तो भारत में ये कितने कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या दिख रहा है, प्लेन्स यानी कि मैदान 43%, ये एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखना है, पेपरों में आता है। माउंटेन्स इस साल भी आया था। ठीक है, 30%, 30% क्या है अपने पहाड़ है, 27% क्या है प्लेट्यू यानी पठार है, पूरे भारत की बात हो रही है। इसके बाद अपना आता है लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि भूमि का किस तरह से उपयोग हो रहा है। अभी तो था लैंड रिसोर्स, जमीन के बारे में पढ़ लिया, इतनी इतनी जमीन है, पहाड़ पर्वत इतने हैं। ठीक है, अपन देखेंगे कि कौन सी जमीन किस तरह से यूज करी जाती है और या किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ। तो पहला टाइप फॉरेस्ट, वन, वन सबको पता है, वनों का सबको पता है कि वनों में पेड़ वेड़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, और अलग अलग प्रजातियों के पेड़ होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि इसके अंदर का आता नहीं, बस टाइप आते हैं, तो अपन को टाइप ही पढ़ना है। दूसरा
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एक ऐसी जमीन जो कि उपजाऊ नहीं है या फिर उस पर अपन खेती नहीं कर सकते, ऐसी जमीन कौन कौन सी होगी? दो तरह की हो सकती है, बैरन एंड बेस्ट लैंड, यानी कि बैरन यानी बंजर और बेस्ट लैंड यानी कि बर्बाद है जो भूमि जिस पर खेती नहीं हो सकती, बंजर है, एक तो वो जमीन। दूसरी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज, ऐसी जमीन जिस पर खेती के अलावा कुछ हो रहा है, घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, खेती तो नहीं हो रही ना, तो ये वो जमीन है। लैंड नॉट टू अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये वो जमीन है जिस पर अपन खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तीसरा अपना टाइप है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, इसके अलावा और कौन सी जमीन है जिस पे खेती नहीं होती है, ठीक है, तो इसको भी चेक करते हैं। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ ऐसी जगह जिन्हें घास के मैदान होते हैं, परमानेंट घास के मैदान 9th में पढ़ाए थे, जो कि परमानेंट होते हैं जिस पर कोई खेती वेती नहीं करता, नॉर्मल घास के मैदान होते हैं, वहाँ नहीं, पार्क नहीं, पार्क स्ट्रक्चर में है, घास के मैदान होते हैं, जैसे कुल्लू मनाली जाते हैं तो ऐसे देखते हैं एकदम हरियाली हरियाली जमीन पर, खेती बाड़ी उस पर नहीं होती, लेकिन क्या है, घास के मैदान है वो, ठीक है, ग्रासलैंड्स और परमानेंट पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर जो गाय वैसे लोग चरवाने जाते हैं अपने, वैसी जगह, खेती तो वहाँ भी नहीं हो रही। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग इन नेट सोन एरिया, ऐसी जमीन जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो जमीन, कैसे पेड़ पौधे? फालतू वाले, रैंडम पेड़ पौधे खड़े हैं कहीं भी, सड़क से जा रहे हैं अपन, एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ और खड़ा है, एक और खड़ा है, एक और खड़ा है, क्या उस जमीन की, भले ही इतनी सी जमीन है, इतना सा पेड़ है, इतनी सी जमीन है उसके नीचे, पर ऐसे करते करते पूरे देश भर के पेड़ निकाल लो, कितनी जमीन हो जाएगी? क्या उस पर खेती हो रही है? उस जमीन पे रैंडम पेड़ खड़ा है कोई, वो जमीन भी गिनी जाती है इसमें, ठीक है। तीसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, एक अपन ने चीज पढ़ी थी 9th में, झूमिंग कल्टीवेशन पढ़ा था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पढ़ा था ना, जलाओ काटो वाली खेती। तो उसमें क्या होता था, कुछ सालों तक खेती करने के बाद उस जमीन को छोड़ना पड़ता था, फिर नहीं होती थी उस पर खेती, बंजर हो जाती थी। तो उस समय तक जब तक वो छोड़ी है तब तक वो बंजर मानी जाएगी, उस पर खेती नहीं हो रही तो वो इसी कैटेगरी में आएगी, ठीक है, जब तक उस पर खेती नहीं हो रही तब तक। चौथा अपना टाइप है फैलो लैंड, देखो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है तो इसको कम कम बस समझ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा है भी नहीं, बस पॉइंट है, तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करना। डेफिनेशन आएगी बस, क्या फैलो लैंड क्या है, फॉरेस्ट क्या है, नेट सोन एरिया क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अपन फैलो लैंड पे, ठीक है, एक तरह से कहते हैं खाली जमीन है, क्या है इसमें, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, एक साल या उससे अधिक के लिए उसे खाली छोड़ दिया है खेती करने के लिए। क्या होता है, गाँव में कोई व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, सिर्फ मान लो एक ही फसल उगाता है, लगभग 6 महीने के पीरियड में या 4-5 महीने में एक फसल हो जाती है और उसके बाद वो कोई फसल नहीं करता, तो वो जो खाली पीरियड है वो खाली रह जाता है ना, उसी वाले में ये वाली कैटेगरी आई जिसे क्या बोलते हैं अपन, करेंट फैलो, मतलब वर्तमान में कैसी वो जमीन खाली है, ठीक है। दूसरा अदर देन करेंट फैलो, यानी कि कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्यक्ति 1 साल खेती करके 5 साल तक खाली छोड़ देता है, फिर कोई खेती नहीं करेगा, ये करेंट फैलो के अलावा जो अदर देन करेंट फैलो उसमें आएगी, जो कि क्या है, खाली भूमि के अलावा जो भूमि है वो इसमें आएगी। 5वां पॉइंट है जिसमें 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नेट सोन एरिया और दूसरा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि नेवल बोआ हुआ क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, ऐसे खेत जहां पर बुआई हुई है, प्रॉपर खेती के लिए, फसल के लिए बुआई की गई है, बुआई समझते हो ना, बीज डाला गया है, वो क्षेत्र इसमें। अभी तक एक भी अपन ने फसल वाला नहीं गिना ना, इतनी सारी जमीनें पढ़ ली, फसल वाला नहीं पढ़ा, उसे बोलते नेट सोन एरिया, मतलब जिस जमीन पे फसल लगी हुई है सिर्फ उस जमीन को काउंट करेंगे इस वाली कैटेगरी में, जिसे बोलेंगे नेट सोन एरिया, जिस पे फसल लगाई गई है, ठीक है। एक खेत है इतना बड़ा, मान लो स्क्वायर, उसमें अपन देखते हैं बीच में कभी कभार कोई लोग मकान बना देते हैं, एक छोटा सा रूम बना देते हैं अपने थोड़ा देखभाल करने के लिए, तो वो जगह उसमें नहीं गिनी जाएगी जिस पे खेती हो रही है। जो बीच में मेड़ होती है, मेड़ समझते हो ना, पतली सी पगडंडी होती है, वो भी उसमें नहीं गिनी जाएगी, उस पर भी फसल नहीं लग रही। तो नेट सोन एरिया में कुल बोआ हुआ जो क्षेत्र है उसमें क्या गिना जाएगा, जिस पर फसल लग रही है, सिर्फ वो एरिया। दूसरी चीज है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि कुल
क्या लिखा है लास्ट में, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कहलाती है करके कुछ लिखा होगा, सकल कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये ऐसी जमीन है जिस पर टोटल पे फसल बोई गई हो भले ही साल में 2 बार। ये उससे अलग है। कैसे? एक ही जमीन पे फसल बोई, अपन ने मान लिया, मान लो 1 बीघा है, बीघा समझो चाहे मत समझो पर समझ लो, थोड़ा बहुत समझते हो तो कि 1 बीघा कितना क्या होता है। 1 बीघा है, तुमने बोला हमारी खेती है भैया कितना, कि 1 बीघा हमारा खेत है, तुम्हारी खेती कितनी, गेहूं की फसल लगी है 1 बीघा पे लगी हुई, ठीक है। ये क्या हो गया अपना नेट सोन एरिया हो गया पिछला वाला, ठीक है, कुल कृषित क्षेत्र, कुल बोआ हुआ क्षेत्र, मतलब हमारे भैया 1 बीघा पे क्या है, गेहूं की फसल लगी हुई है। जो दूसरा वाला है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सकल कृषि क्षेत्र, इस वाले में या कुल कृषि क्षेत्र कह लो, इस वाले में क्या आएगा, इस 1 बीघा पे तुमने 6 महीने में 2 फसलें कर ली, तो अब ये 2 बीघा माना जाएगा। इस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में इसको 2 बीघा गिना जाएगा, ठीक है, जिस पर तुमने डबल फसल कर ली। अगर तुम साल में 4 फसलें कर लो तो 4 बीघा माना जाएगा, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया, सबसे ज्यादा फैलो लैंड पूछ लिया जाता है। कल इतना याद करके आना, ठीक।